हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे, कुशलता से होंगे। आज का जो टॉपिक है जिसके संबंध में हम डिस्कस करेंगे यह शैशव अवस्था से संबंधित है, यानी इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्फेंसी तथा मीनिंग ऑफ इन्फेंसी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी के संबंध में हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल. For new updates, it will be beneficial for you. You are most welcome for your suggestions and comments for teaching learning perspective. यह टॉपिक चूँकि एजुकेशनल साइकोलॉजी से संबंधित टॉपिक है, अतः नेचुरल है कि यह लर्निंग से भी रिलेटेड है। इसके अतिरिक्त जो भी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं वो कहीं ना कहीं लर्निंग से रिलेटेड है, क्योंकि टीचिंग से संबंधित होने के कारण इनका लर्निंग में भी एक स्पेसिफिक प्लेस है। अब यदि हम शैशव अवस्था के संबंध में डिस्कस करें तो ये विभिन्न अवस्थाओं की अपेक्षा ये कहें कि मानव विकास की सभी अवस्थाओं में सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट स्टेज मानी जाती है। विभिन्न एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने इसकी इम्पोर्टेंस को स्वीकृत किया है तथा माना है कि इस समय जो भी कुछ सिखाया जाता है बालक को, वह उसे तुरंत यानी तत्काल ग्रहण कर लेता है। मनोविश्लेषणवादियों ने यानी साइको एनालिसिस्ट ने भी ऐसा स्वीकृत किया है कि शैशव अवस्था में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम जो भी बालक को सिखाते हैं वह उसे तुरंत ग्रहण कर लेता है। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि इसी के आधार पर जीवन का पूरा क्रम निर्धारित होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं। फ्रायड ने ये माना है कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। द लिटिल ह्यूमन बीइंग is frequently a finished product in his 4th or 5th year. इसी तरह से एडलर ने भी माना है कि शैशवावस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। क्रो एंड क्रो ने तो यहाँ तक कह दिया है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। द 20th century has come to be designated as the century of the child. इसी तरह से इसके अर्थ के संदर्भ में यदि विस्तार से समझें तो जैसा कि मैंने अभी स्पष्ट किया है कि शैशव अवस्था को बालक के जीवन की आधारभूत अवस्था कहा जाता है तथा भावी जीवन का निर्माण भी निश्चित ही इस पर निर्भर करता है। अतः इसके कंसेप्ट को और अधिक समझने के लिए कुछ विद्वानों के मत को जानना समीचीन होगा। जैसे हरलॉक का मत है, एग्जामिनेशंस में कई बार ऐसा होता है कि डेफिनेशन दे दी जाती है तथा पूछ लिया जाता है कि यह कथन किसने कहा है। आपके सामने कुछ ऑप्शंस होंगे तथा आपको उसमें से एक चीज़ या एक सही आंसर पर टिक करना होगा। तो कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। हरलॉक के अनुसार यह जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक चलती है। कौन सी अवस्था चलती है? शैशव अवस्था। यानी मनोवैज्ञानिकों ने या एजुकेशनिस्ट ने ऐसा माना है। अतः यदि आप डिफ्रेंशिएट करना चाहें कि शैशव अवस्था तथा बालपन यानी बेबीहुड में क्या अंतर है, तो यह कहना समीचीन होगा कि जो शैशव अवस्था है वह जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक चलती है तथा 2 सप्ताह के पश्चात बालपन प्रारंभ होता है जो 2 वर्ष तक रहता है। ऐसा हरलॉक ने डिफाइन किया है। हरलॉक ने एक अन्यत्र भी कहा है, या ये कहें कि उन्होंने अपने विचारों को कुछ इस तरह से भी अन्यत्र व्यक्त किया है कि 2 वर्ष बाद प्रारंभिक अवस्था आती है और 6 वर्ष तक की आयु तक रहती है। लेकिन जनरली ये कह दिया जाता है कि जन्म से लेकर, या ये कहें कि जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशव अवस्था कहा जाता है। इसमें जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों का फिजिकल एंड मेंटल जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो तेजी से होता है। ऐसा मनोवैज्ञानिकों ने स्वीकृत किया है। क्रो एंड क्रो के विचारों के संबंध में डिस्कस करें तो उन्होंने ये माना है कि शैशव अवस्था औसतन जन्म से 5 या 6 वर्ष तक मानी जाती है, जिसमें इंद्रियां काम करने लगती हैं और बालक रेंगना, चलना और बोलना सीखता है। क्रो एंड क्रो रिमार्क्स, इन्फेंसी ऑन द एवरेज फ्रॉम द बर्थ टू 5 or 6 years of age, during which sensory channels begin to function and the child learns to creep, walk and speak. अतः इन विभिन्न प्रकार की जो बातें हैं या तथ्य हैं या विचारों को पढ़ने के पश्चात या विद्वानों के मत को जानने के पश्चात ये विदित होता है कि जो शैशव अवस्था है वो प्रायः 5 या 6 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। इसी तरह से शैशव अवस्था की कुछ विशेषताओं के संबंध में डिस्कस करें तथा इनका अधिगम से क्या संबंध है, यानी इन्फेंसी एंड लर्निंग इन दिस स्टेज के संदर्भ में डिस्कस करें तो सहज स्पष्ट होगा
कि शैशव अवस्था में अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति बच्चों में या बालकों में पाई जाती है। आपने जनरली देखा होगा कि बच्चे इमिटेशन थ्योरी से सीखते हैं, आप जो भी करेंगे बच्चे उसको फॉलो करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि शैशव अवस्था में ही बच्चों का समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है, यानी सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो प्रारंभ हो जाता है तथा इसमें बालक के सामाजिक होने की प्रकृति या प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है, ऐसा विद्वानों ने स्वीकृत किया। इसके अतिरिक्त बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी मुख्य रूप से पाई जाती है। वे जानना चाहते हैं इस सृष्टि के संदर्भ में, स्वयं के बारे में, सूर्य, चंद्रमा, तारों के संबंध में इत्यादि विभिन्न प्रकार के उनके मन में क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें वे अपने पेरेंट्स से या अपने बड़ों से पूछते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चों की इन विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए विभिन्न प्रकार की कहानी बच्चों को सुनाई जाती हैं, जिससे वे रोचक रीति एवं सरल विधि से तथ्यों को ग्रहण कर सकें। इसके अतिरिक्त जो ये अवस्था है, मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि शैशव अवस्था भाषा को सीखने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह सर्वोत्तम अवस्था है। चूंकि ऐसा एजुकेशनिस्ट ने या साइकोलॉजिस्ट ने स्वीकृत किया कि आप इस समय बालक को जो भी सिखाएंगे वह उसे बड़ी सहजता से एवं सरलता से इमिटेशन थ्योरी के माध्यम से यह देखकर सीख जाएगा। अतः भाषा को सिखाने की दृष्टि से भी ये जो अवस्था है वो सर्वोत्तम मानी जाती है तथा शिक्षा की दृष्टि से, यानी शिक्षा देने की दृष्टि से या प्रदान करने की दृष्टि से भी ये जो अवस्था है ये महत्वपूर्ण मानी गई है। कुल मिलाकर लर्निंग का एक स्पेसिफिक रोल है तथा इस अवस्था में बालक कैसे लर्न करता है, इन सब दृष्टि से भी ये अवस्था इम्पॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके संदर्भ में यदि डिस्कस करें कि चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी क्या है, तो इसमें शारीरिक विकास में तीव्रता पाई जाती है, यानी जो प्रारंभ के 3 वर्ष हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं शारीरिक एवं मानसिक विकास की दृष्टि से। चाहे आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट हो, इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण माने गए हैं। बालक की विभिन्न कर्मेंद्रियों के विकास में, आंतरिक अंगों के विकास में, मांसपेशियों की दृष्टि से उत्तरोत्तर ये अत्यधिक महत्वपूर्ण माने गए हैं। इसके अतिरिक्त अपरिपक्वता यानी इमेच्योरिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी इसमें पाया जाता है। बालक फिजिकल एवं इंटेलेक्चुअल दोनों ही लेवल पर इमेच्योर होता है, लेकिन समुचित पालन पोषण के माध्यम से इस इमेच्योरिटी को या ये कहें कि अपरिपक्वता को हटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त शैशव अवस्था में डिपेंडेंसी का जो एलिमेंट है वो भी मेन होता है। बालक जनरली असहाय माना जाता है तथा अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर माना जाता है या ये कहें कि निर्भर होता है। इसके अतिरिक्त उसकी मानसिक क्रियाओं में तीव्रता पाई जाती है यानी रैपिडिटी इन मेंटल प्रोसेस। शिशु की जो मानसिक क्रियाएं हैं उनमें स्मृति, ध्यान, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का जो विकास है वह बहुत ही तीव्र गति से होता है और इसका ये परिणाम होता है कि बालक चीज़ों को शीघ्रता से ग्रहण कर लेता है तथा कम समय में अधिक सीख सकता है। इस संबंध में गुड इनफ ने कहा है कि व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु में हो जाता है, यानी एक व्यक्ति का जितना विकास या जितना मानसिक विकास संभव होता है उतना विकास बालक की प्रारंभिक 3 वर्ष की अवस्था में संभव हो पाता है। 1/2 ऑफ एन इंडिविजुअल अल्टीमेट मेंटल स्टेटस हैज़ बीन अटेन्ड और हैज़ बीन अटेन्ड बाय द एज ऑफ 3 years। इसके अतिरिक्त बालक के व्यक्तित्व में कल्पनाशीलता की प्रधानता होती है। रॉस ने तो यहाँ तक कहा है कि शिशु कल्पना से स्वयं नायक बन जाता है और कल्पना के द्वारा वह जीवन की कठोरता को दूर कर लेता है। अतः उसमें कल्पनाशीलता की प्रधानता होती है, दोहराने की प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है। एटीट्यूड ऑफ रिपीटिशन, इस अवस्था में शिशु में किसी क्रिया या शब्दों को दोहराने की विशेष प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके अतिरिक्त उसमें अनुकरण द्वारा सीखना भी मुख्य होता है, जैसा कि मैंने प्रारंभ में चर्चा की थी। प्रत्यक्षात्मक अनुभव द्वारा सीखना, चूँकि बालक मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होता है और यही कारण है कि वह प्रत्यक्ष या स्थूल वस्तुओं को देखकर ही सीखता है। किंडरगार्टन पद्धति ले लीजिए आप, मॉन्टेसरी पद्धति ले लीजिए, इन सभी पद्धतियों में उपहार एवं उपकरणों का जो प्रयोग किया जाता है उसके माध्यम से बालक निरीक्षण करता है, अनुभव प्राप्त करता है तथा उसे सीखता है, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्षात्मक अनुभव द्वारा सीखना, लर्निंग परपीचुअल एक्सपीरियंस।
नेक्स्ट है संवेगों का प्रदर्शन यानी संवेगों का प्रदर्शन बालक किस तरह से करेगा। इमोशनल जो एक्सप्रेशंस होते हैं वह रोकर, चिल्लाकर, पैर पटक कर, अपनी विभिन्न प्रकार की संवेगपूर्ण क्रियाओं के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को मुखरित करता है, या ये कहें कि संवेगों का प्रदर्शन करता है। अपने भय, क्रोध, प्रेम, घृणा, पीड़ा, ईर्ष्या इत्यादि जो विभिन्न संवेग हैं जो उसके अंतर्गत, या ये कहें कि उसके मनस में जन्म लेते हैं, उन सभी को वो प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त उसमें आत्म प्रेम की भावना यानी फीलिंग ऑफ सेल्फ लव का जो फैक्टर है वो पाया जाता है। जैसे वह स्वयं के खिलौनों से अधिक प्रेम करता है, अपने खिलौनों को किसी को देना नहीं चाहता है, अपने माता पिता पर स्वयं का एकाधिकार चाहता है। अतः वह एक तरह से ये कहा जा सकता है कि उसमें आत्म प्रेम की प्रधानता पाई जाती है। इसी तरह से मनोवैज्ञानिकों ने ये भी माना है कि बालक में नैतिक भावना का अभाव होता है, यानी एब्सेंस ऑफ मॉरल फीलिंग्स। ऐसा क्यों है कि ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है कि वो नैतिकता का आचरण जो निग्लेक्ट है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जानता है, वरन ऐसा इसलिए है, वो नैतिक भावना का अभाव उसमें इसलिए पाया जाता है क्योंकि उसे नहीं पता है, उसे विदित नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत है, अच्छा बुरा क्या है, उचित अनुचित क्या है, गलत सही क्या है, सत्य असत्य क्या है इत्यादि के मध्य वह भेद नहीं कर पाता है, उसे ज्ञान नहीं होता है। बस उसे एक सामान्य समझ होती है कि जिन कार्यों को करने से दुख प्राप्त होता है वो कार्य नहीं करना है। अतः कुल मिलाकर उसमें नैतिक भावना का अभाव पाया जाता है, और ऐसे में पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे उसे सही मार्गदर्शन करें। रॉस का कथन इस संबंध में महत्वपूर्ण है। रॉस ने कहा है कि आगे चलकर सामाजिक वातावरण इस आनंद और दुख प्रेरक को कुछ व्यवस्थित रूप से पारितोषक और दंड देकर पुनः बल देता है। यानी यहाँ पर जो रिवार्ड एंड पनिशमेंट की थ्योरी है या सिद्धांत है उसको डिफाइन किया गया है कि अच्छे कार्यों के लिए बालक को पारितोषक दिया जाएगा, उसकी प्रशंसा की जाती है, तथा बुरे कार्यों के लिए उसको दंड दिया जाता है। अतः इस थ्योरी के माध्यम से बालक में नैतिक भावना का विकास किया जाता है, ऐसा रॉस ने माना है। वास्तव में ये टीचिंग का भी एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला कहा गया है जिसे थ्योरी ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट कहा जाता है। लेटर ऑन द सोशल एनवायरनमेंट reinforces this pleasure plane motive by administrating reward and punishment more or less systematically, J.S. Ross says in this context। इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिकों ने एक और ये स्वीकृत किया है कि बालक में आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है, वो अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करता है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि ये बिगनिंग की जो इन्फेंसी स्टेज है उसमें ऐसा पाया जाता है, लेकिन जब शैशवावस्था का अंतिम समय आता है या ये कहें कि अंतिम वर्ष आते हैं तब बालक में सामाजिक भावना का विकास भी पाया जाता है, यानी डेवलपमेंट ऑफ सोशल फीलिंग्स। कि बालक में ऐसा देखा गया है कि उसे अपने छोटे भाई बहनों के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ या दोस्तों के मध्य अच्छा लगता है, परिवार के लोगों के मध्य उसे सुरक्षा का अनुभव होता है, वह अपनी वस्तुओं को दूसरों के साथ साझेदारी करना सीख लेता है, या ये कहें कि अन्य जो फ्रेंड सर्किल है उसका उनके साथ वो शेयर करने लगता है, अपने भाई बहनों को पसंद करने लगता है, तो इस तरह से अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करने लगता है। इस तरह से उसमें जो फीलिंग ऑफ सोशल डेवलपमेंट वो भी डेवलप होने लगती है और सामाजिक भावना की जो स्थिति है वो इसमें पाई जाने लगती है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों ने माना है। ऐसे में पेरेंट्स की ये भूमिका है, टीचर्स की ये भूमिका है कि वो शिक्षा का स्वरूप इस तरह से निर्धारित करें कि बालक का जो विकास है वो सही दशा एवं दिशा को प्राप्त कर सके। कई मनोवैज्ञानिकों ने ऐसा कहा है कि सीखने के कहने का अभिप्राय है कि अधिगम का जो आदर्श काल है, यानी सीखने का जो आदर्श काल है, आइडियल पीरियड ऑफ लर्निंग, इस अवस्था को कहा गया है। अतः शैशव अवस्था में ही बालक को वास्तव में कुछ स्थायी, नवीन एवं सृजनात्मक तथा तीव्र गति से सिखाया जा सकता है, ऐसा विद्वानों ने माना है। वॉटसन सेज इन दिस कॉन्टेक्स्ट द स्कोप and intensity of learning during infancy exceeds that of any other period of development। अतः बालक को अपने आचार व्यवहार से, यानी परिजन अपने आचरण के माध्यम से, पेरेंट्स
स्पेसिफिक रोल अदा कर सकते हैं। इसमें पालन पोषण हो, संतुलित चीज़ों का ध्यान दिया जाए, संतुलित भोजन कराया जाए, उनको अच्छा वातावरण दिया जाए, स्वच्छ वातावरण का निर्माण किया जाए, व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, उनसे स्नेहपूर्ण व्यवहार किया जाए, मूल प्रवृत्तियों को सही दिशा में डायरेक्शन दिया जाए, बालकों को आत्म प्रदर्शन के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए ताकि वो स्वयं को अभिव्यक्त कर सकें। इसके अतिरिक्त उनके लिए क्रिया विधि एवं खेल विधि के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षा में संगीत यानी म्यूजिक तथा प्ले यानी संगीत और नाटक को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए, जिसे हम प्ले वे मेथड भी बोलते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस की थ्योरी भी इसमें काम करती है। जो शिक्षण विधियां हैं वो निश्चित ही क्रियात्मक होनी चाहिए। इस तरह से शिक्षा के विभिन्न पहलू हैं, या ये कहें कि नेचर ऑफ एजुकेटिंग I mean to say nature of education during infancy and it is really very important। अब हम देखेंगे कि एग्जामिनेशंस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि बीएड में जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो पूछ लिए जाते हैं, कई बार लघु उत्तरीय क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें आपके सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, जिसमें 4 विकल्प दे दिए जाते हैं तथा आपको किसी एक सही विकल्प का चयन करना होता है। अतः यह जो टॉपिक है यह वास्तव में इम्पॉर्टेंट है। यदि हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखें तो जनरली क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, या ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि शैशव अवस्था से आप क्या समझते हैं, इस अवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, या शैशव अवस्था में दी जाने वाली शिक्षा का स्वरूप किस तरह का होना चाहिए, या शैशव अवस्था की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए और इसके आधार पर किस तरह की शिक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए। यदि लघु उत्तरीय प्रश्नों के संदर्भ में डिस्कस करें तो शैशव अवस्था का अर्थ बताइए, मानव जीवन में शैशव अवस्था का क्या महत्व है, विवेचना कीजिए, शैशव अवस्था की किन्हीं 5 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए तथा शैशव अवस्था को महत्वपूर्ण अवस्था क्यों कहा गया है, विवेचना कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कि हरलॉक ने शैशव अवस्था की अवधि कितनी बताई है, शैशव अवस्था में जो शिक्षा है उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, या कोई एक डेफिनेशन दे दी जाएगी तथा आपसे पूछा जाएगा कि ये किसने कहा है या क्यों कहा है। जनरली इसमें आपको आंसर देना होता है अत्यधिक संक्षिप्त तरीके। इसी तरह से यदि कुछ क्वेश्चंस ले लें तो शैशव अवस्था का समय क्या है, तो जन्म से लेकर 5 वर्ष आपके सामने जो भी ऑप्शंस होंगे आपको चयन करना होगा। तो जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष माना जाता है। इसके अतिरिक्त शैशव अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, तो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार इसकी मनोवैज्ञानिक विशेषता मानी गई है। शैशव अवस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप क्या होता है, तो सीखने की प्रक्रिया के स्वरूप में तीव्रता पाई जाती है, ऐसा मैंने आपको बताया है। और यही इम्पॉर्टेंट है कि वास्तव में सीखने की जो प्रकृति है या प्रक्रिया है वो तेजी से घटित होती है। शैशव अवस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो अनुकरण द्वारा सीखने के अधिक से अधिक उनको अवसर प्रदान किए जाते हैं। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी सिंपैथेटिक टू ईच अदर। थैंक यू।